आज हम लोग पाठ 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10th के। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल का परिभाषा बता सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में यच धनायन देते हैं। तुरंत आपका है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में यच धनायन देते हैं। उदाहरण में हम लोग चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिख सकते हैं और एसिटिक अम्ल CH3COOH लिख सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुरंत देखिए HCl, यह भी एक प्रकार का अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल भी है, H2SO4 है और एसिटिक अम्ल है। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आता है कि अम्ल के प्रकार। तो आपको बता दें अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल। तो जब प्रबल अम्ल को जल में डाला जाता है या घोला जाता है तो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है और ये शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। यानी प्रबल अम्ल को जल में आप डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाएगा और ये शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। कहीं अगर गिर जाए त्वचा वगैरह पर तो शरीर क्या होता है, जल जाता है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और CH3COOH एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर एक छूट गया है, दुर्बल अम्ल। अगर आपसे किसी ने कहा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं तो हम लोग तुरंत कह सकते हैं कि वह अम्ल जो शरीर को बहुत कम हानि पहुँचाता है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल में हो जाता है। उसके बाद से आपका एक होता है अम्ल के गुण। तो देखिए अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, तो इसमें कुछ गुण दिखाया गया है। पहला हम लोग गुण बता सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है। तीसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और चौथा, अम्ल लकड़ी और कागज को जला सकता है। तो ये अम्ल के कुछ गुण है। यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और अम्ल लकड़ी और कागज को जला सकता है। अम्ल के बाद अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तब आता है आपका क्षारक। तो देखिए तुरंत आप बताएंगे क्षारक में कि क्षारकीय या क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में OH पर माइनस आयन देते हैं, या क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन लेता है। 2 तरीके से बता सकते हैं। यानी जब आप क्षार को जल में डालेंगे या रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो वह OH आयन देता है, या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं या लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं। ये उदाहरण में देखिए आप क्षारक के उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं, KOH लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक के प्रकार देखिए क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल। तो पहले प्रबल जानते हैं, वे क्षारक जिसको जल में डालने पर अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। याद करो, जब आप जल में डालते हैं प्रबल क्षारक को तो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं तो उससे प्रबल क्षारक कहते हैं। चाहे तो एग्जाम्पल में आप उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है दुर्बल क्षारकीय या दुर्बल क्षारक। आप बता सकते हैं कि दुर्बल क्षारक वह होता है जिसको जल में डालने पर अपने आयनों में पूर्णतः नहीं टूटता है। सिंपल है कि दुर्बल क्षारक वह होता है जिसको जल में डालने पर अपने आयनों में पूर्णतः नहीं टूटता है। और इसके एग्जाम्पल में आप NH4OH लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसका दिखाया गया है। आप अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। उसके बाद से क्षारक के गुण है। तो क्षारक के गुण में आप पहला लिख सकते हैं कि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यहाँ पर कड़वा लिखा गया है। दूसरा है कि क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। तीसरा कह सकते हैं क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा कह सकते हैं क्षारक कागज और लकड़ी को जलाता है। देखिए क्षारक कागज और लकड़ी को जलाता है लेकिन अम्ल के तुलना में कम जलाता है। उसके बाद से देखिए एक नया चीज आता है जो बार बार पूछा जाता है, सूचक। तुरंत आप बताएंगे सूचक वह पदार्थ होता है जिसका अम्ल और क्षारक का में रंग
अलग अलग होता है। यानी सूचक वह होता है ना, अगर इसके ऊपर आप अम्ल डालेंगे तो उसका रंग अलग बताता है, क्षार को डालते हैं तो उसका रंग अलग बताता है। यानी सूचक का प्रयोग करके हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। सूचक के प्रकार देखिए, सूचक तो निम्न प्रकार का होता है। एक आप इसमें देख रहे होंगे प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में कह सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक वह सूचक होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। बहुत सिंपल है, प्राकृतिक सूचक वह पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। आप हल्दी उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके बाद एक होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक तो प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले जो सूचक को हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। याद करो, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले सूचक को कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण में आप मेथिल ऑरेंज लिख सकते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है कि अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए पहले अम्ल तथा क्षारक की क्रिया। देखिए अम्ल पहला जो होता है ना, अम्ल तथा क्षार की क्रिया धातु से। धातु से कैसे क्रिया करता है? तो अम्ल है, धातु है। जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी HCl है और ये सोडियम से क्रिया किया, मान लो धातु है। तो लवण का मतलब होता है ना कि सोडियम क्लोराइड, यानी एक धातु होना चाहिए का धातु, NaCl बना और इसमें से हाइड्रोजन गैस। एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलता है। एक और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि क्षार का भी उदाहरण दिखा सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसे क्रिया जिंक से करते हैं तो Na2ZN2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो आप इस समय रासायनिक गुण देख रहे हैं, धातु की क्रिया आप अम्ल या क्षार से करा रहे हैं। तो अब दूसरा अम्ल क्रिया जो आएगा, दूसरा नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। यानी अब अम्ल का जो अभिक्रिया होगा वह धात्विक कार्बोनेट और धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस इसमें जल आपका बाहर निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से कराएंगे तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, क्रिया आप HCl से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड इसमें भी बनेगा और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या बुझा हुआ चूना ये क्षार है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। यानी सिर्फ बात समझ में हो गई होगी कि अगर धात्विक कार्बोनेट का क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या आप धात्विक हाइड्रोजन, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बोनेट की भी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आप अगर एक और रिएक्शन देख रहे हैं, यही है, दीवार जब सूख जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का पता चलता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल में डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से एक और चीज़ आता है नया, जिसका नाम होता है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है। यानी अब जो क्रिया करने वाले हैं अम्ल और क्षारक, यही अपने में क्रिया करने वाले हैं। तो चलिए क्रिया कराते हैं। यानी आपको लिखा गया है कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। बहुत अच्छा, कि ये क्षार है और ये अम्ल है। क्षार इसलिए क्योंकि इसमें OH है, अम्ल इसलिए क्योंकि इसमें H है। यानी NaOH प्लस HCl जब क्रिया करेंगे तो NaCl यानी नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। उसके बाद से देखिए एक और आपका हेडिंग आता है जिसका नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं करके जल और लवण का निर्माण होता है या करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। सिंपल है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं तो उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए NaOH है, ये क्षार है, और HCl ये अम्ल है। जब क्रिया किए तो NaCl नमक बना और प्लस जल बना। सिंपल, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब क्रिया किए तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए
अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। कैसे धात्विक ऑक्साइड का मतलब कि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो तुरंत आपका ये देखिए लिखा गया कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यानी जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो आपका निर्माण हो जाता है जल और लवण का। तो देखते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड ये धात्विक ऑक्साइड है और अम्ल HCl से क्रिया किया है तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2 यानी जल का निर्माण हो गया है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट एक और बात आता है, इसमें कहा जाता है कि सभी अम्ल और क्षारक में समानता, यानी अम्ल और क्षार दोनों में क्या समानता है। तो पहले देखिए सभी अम्ल और क्षारक धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस अलग अलग करते हैं। याद करो मैंने कहा था ना कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, जो भी धातु से क्रिया करेगा उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए HCl ये अम्ल है, यानी धातु है, क्रिया किया लवण बना NaCl और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लीजिए, क्रिया किया कैल्शियम से तो बुझा हुआ चूना बना CaOH का ट्वाइस, देखो हाइड्रोजन बाहर निकला और सोडियम भी बाहर निकलेगा। उसके बाद से एक बात होता है pH मान। याद करो pH मान की बात करेगा तो बता सकते हैं pH मान किसी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। याद करो pH मान किसी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन को H प्लस से डिनोट करते हैं की सांद्रता को बताता है। आप H प्लस बराबर 10 के ऊपर माइनस pH लिख सकते हैं या pH बराबर माइनस लॉग H के ऊपर H धनायन लिख सकते हैं। इसको H धनायन को हाइड्रोजन की सांद्रता कहते हैं। ये देख रहे हैं हाइड्रोजन की सांद्रता कहते हैं। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो चीज़ आता है उसका नाम होता है pH स्केल। बहुत सुंदर है और हम लोग जानते हैं कि pH स्केल के बारे में अगर पूछता है तो क्या कर सकते हैं तो समझते हैं। कहता है कि इसे विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल पर किसी पदार्थ का pH मान 0 से 14 तक होता है। याद करो यानी किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होती है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक pH स्केल को विकसित किया गया और जिसे pH स्केल कहते हैं। हालांकि जो pH स्केल होता है इस पर जो पदार्थ का pH मान होता है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। देखिए याद करो, देखो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, यही आपका pH स्केल है। याद करो यही pH स्केल है। देखो यहाँ 0 से लेकर के ये जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे यहाँ 14 तक मान दिया गया। याद करो ये 0 और 1 के बीच में जो होता है जट्ठा रस यहाँ पर लिखा है, लगभग इसका 1.2 होता है। नींबू का रस लगभग 2.2 होता है। और यहाँ पर देखिए 7 शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। याद करो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है या रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है। याद करो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग pH मान 14 होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग बता सकते हैं। यही है pH स्केल। उदासीन जो विलयन होता है उस उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं pH स्केल। देखिए कुछ चीज़ और बातें, अगर कोई विलयन अम्लीय विलयन होगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा। ये चिन्ह दिखाता है, नोक जिधर होता है वो कम। कोई भी विलयन है अगर अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होगा। कोई विलयन अगर उदासीन है तो उसका pH मान 7 के बराबर होगा। जैसे जल आप अभी देख रहे थे, जो विलयन उदासीन होगा उसका pH मान 7 के बराबर होगा। और क्षारकीय विलयन जो विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होगा उसे क्षारकीय विलयन कहते हैं। तो माने ऐसे विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होगा उसको क्षारकीय विलयन कहते हैं। एक चीज़ आता है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो भाई पौधे और छोटे छोटे शाकीय पौधों के लिए pH मान सही होना चाहिए तभी उसमें वृद्धि होता है। यानी pH मान में आप बता सकते हैं कि वृद्धि कराने के लिए उसको ये ज़रूरी होता है। कुछ और बातें होती है pH मान में, जैसे हमारे पाचन तंत्र का pH मान। अत्यंत रोचक बात है
कि हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसका भी पीएच मान सही होना चाहिए, तो भोजन को पचने में कठिनाई कम होती है। और देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह का पीएच मान देखिए 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। अगर दांत का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत टूट के गिरना प्रारंभ हो जाता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों के आत्मरक्षा, पीएच मान के द्वारा ही पौधे भी अपना आत्मरक्षा कर पाते हैं, ये भी चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये है पीएच मान के उपयोगिता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तब एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है लवण। याद करो, लवण बता सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। याद करो कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे लवण में NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी एक लवण है, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक लवण है। उसके बाद होता है लवण के प्रकार। तो लवण के प्रकार में हम लोग कुछ प्रकार इसको देख रहे हैं। कई प्रकार होते हैं। सामान्य लवण, तो बता सकते हैं कि वह लवण जिसमें यच और OH नहीं पाया जाता है। सिंपल, वह लवण जिसमें यच या OH नहीं पाया जाता है तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। उदाहरण में आप NaCl लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। सिंपल, तो सामान्य लवण के बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है अम्लीय लवण। याद करो, कह सकते हैं वह लवण जिसमें केवल एक यच पाया जाता है, यानी कोई भी लवण हो जिसमें एक यच अगर उपस्थित है तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप NaHCO3 जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या खाने का सोडा का यही सूत्र होता है। सिंपल। उसके बाद से एक होता है क्षारकीय लवण। सिंपल, बता सकते हैं कि वह लवण जिसमें OH उपस्थित होता है उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। याद करो, वह लवण जिसमें OH उपस्थित होता है उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। OH होना चाहिए। देखिए CaOH का थ्राइस नहीं होता है, यहाँ पर ट्वाइस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रकार का क्षारकीय लवण है। उसके बाद से तीसरा जो आपका लवण का नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित लवण। याद करो, वह लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। CaOCl2 इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। तो वह लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। CaO कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण। उसके बाद से आगे जो आता है द्विक लवण। तो द्विक लवण में कह सकते हैं वह लवण जो जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है तो उसे द्विक लवण कहते हैं। यानी वह लवण जिसको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है तो उसे द्विक लवण कहते हैं। उदाहरण में K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। यही है फिटकरी का सूत्र, K2SO4 इंटू या डॉट Al2SO4 का थ्राइस और डॉट 24H2O। उसके बाद से एक होता है संकर लवण। तो वह लवण जिसको जल में घोलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो उसे संकर लवण कहते हैं। वह लवण जिसको जल में घोलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो उसे संकर लवण कहते हैं। उदाहरण में बता सकते हैं K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसके बाद से नेक्स्ट जो बात आता है आपका कि साधारण नमक से रसायन संपन्न द्वारा साधारण नमक। चलिए समुद्र द्वारा, तो याद करो समुद्र द्वारा कैसे साधारण नमक बनाया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समुद्र होता है, समुद्र के किनारे बांध दिया जाता है। जब समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है तब बांध के पार वो पानी चला जाता है। फिर पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। फिर उस पर सूर्य के प्रकाश तेज पड़ता है, जो पानी होता है वो वाष्प बन करके आकाश में उड़ जाता है। फिर जो नीचे बनता है वो आपका नमक बनता है, लेकिन नमक शुद्ध नहीं होता है। फिर उस नमक को निकाल कर लेकर के जाते हैं, फिर उसको फैक्ट्रियों में तमाम प्रकार का आयोडीन वगैरह डाल करके तब उसको शुद्ध किया जाता है, तो हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। तो देखिए साधारण जो नमक होता है उससे कौन कौन से कच्चा रसायन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है साधारण नमक के कच्चा जो पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा,
विरंजक चूर्ण इत्यादि, ये सब आप अभी हम लोग पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करते हैं आज सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम कास्टिक सोडा तथा इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कोई पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र, तो NaOH बता सकते हैं। बनाने की विधि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब जल में सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक मिलाकर विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। याद करो, यानी जलीय विलयन होगा और उस जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड मिला करके उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। हम चाहें तो इसका रिएक्शन भी बता सकते हैं कि 2Na यानी ये आपका नमक है NaCl और इसमें जल मिला दिया गया है, जब रिएक्शन कराया गया तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया है। उसके बाद से एक होता है विरंजक चूर्ण। याद करो, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को साधारण नाम में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण का साधारण नाम सोडियम हाई, रासायनिक नाम यहाँ पर रासायनिक नाम आप कर लेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा रासायनिक सूत्र है CaOCl2। रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बनाने की विधि के लिए बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस लेंगे और CaOH का ट्वाइस लेकर के इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से अगर आप कोई पूछता है कि जो विरंजक चूर्ण है इसका क्या क्या उपयोग होता है, तो उपयोग भी हम लोग बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले विरंजक चूर्ण का नाम जरूर याद रखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड या विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो देखिए उपयोग में आप क्या क्या बता सकते हैं विरंजक चूर्ण के। पहला कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी जो जल हम लोग पीते हैं उसमें से जीवाणु को नष्ट करने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है जिसका नाम होता है बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र में आप NaHCO3 और इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए, आप नमक लीजिए सोडियम क्लोराइड, जल ले लीजिए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनिया NH3, क्रिया कराएंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस NaHCO3 और खाने का सोडा बन जाएगा। कुछ अभिक्रिया भी होती है इसके खाने के सोडा का। देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। और भी हम लोग देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी योम टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए NH3H धनायन तो CO2 प्लस जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण का निर्माण हो जाता है। और ये बता सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन भी एंटीसिड का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी जब पेट में गैस बनता है तो उस गैस को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यह भी बता सकते हैं। उसके बाद से एक होता है धोने का सोडा, जिसका देखिए सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी आप कह सकते हैं Na2CO3 10H2O, यानी धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः देखिए क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा यानी ठंडा करते हैं तब प्राप्त होता है। याद करो, अब इसका कुछ गुण भी होता है ना। सोडियम कार्बोनेट है 10 H2O है, तो सोडियम देखिए सोडियम कार्बोनेट ले लो 10 जल मिला दो तो बनाने की विधि में तो कितना सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O बन जाता है। उसके बाद से धोने के सोडा के क्या क्या उपयोग होंगे, उपयोग भी देखते हैं। पहला कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है।
दूसरा कह सकते हैं इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। चौथा कह सकते हैं कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, जल के अस्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद से जो आपका लास्ट आता है जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए बता सकते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। सिंपल सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो साधारण नाम होता है उसको हम लोग रासायनिक नाम होता है, यहाँ पर रासायनिक नाम आप कहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट तथा रासायनिक जो सूत्र होता है CaSO4 होता है। देखिए आप इसको तुरंत जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसके बनाने के विधि में आप CaSO4 यानी जिप्सम लेते हैं, क्रिया कराते हैं तो CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3/2 जल। उपयोग और उपयोग में पहला आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग टूटे हुए अंगों को प्लास्टर करने में किया जाता है। दूसरा आप कह सकते हैं खिलौना बनाने में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये पाठ खत्म होता है यहाँ पर।